जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो कहिए कैसे हैं आप। देखिए बेटा, आप सभी ने मेरे पहले वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अपनी क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ सेकंड पार्ट आपकी वीडियो का, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि सभी स्टूडेंट के लिए ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि भाई आपका जो चैप्टर है द फर्स्ट कोल्ड वार, ठीक है, कोल्ड वार एरा, उसमें क्या है बेटा कि उसमें केवल 4 ही टॉपिक हैं। पहला कोल्ड वार का मीनिंग है, दूसरा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है, और तीसरा टॉपिक है नाम, और फोर्थ है अरीना ऑफ कोल्ड वार यानी शीत युद्ध के दायरे। अभी हम यहाँ पर नाम की बात करेंगे। देखिए नाम NAM, नाम का मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पूरा वर्ल्ड है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पहला वर्ल्ड था जिसको पहली दुनिया कहा जाता था, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज थे। सेकेंड वर्ल्ड जिसको कहा जाता था, उसमें ईस्ट कंट्रीज थे। जो फर्स्ट वर्ल्ड था उसकी पैरवी कौन करता था, USA, और सेकेंड वर्ल्ड की पैरवी कौन कर रहा था, USSR। ओके, अब देखिए, अब इन्हीं गंभीर परिस्थितियों में ये सब कब हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ, 1945 में, आप सभी को पता है, ठीक है। और 1945 में तभी 2 साल बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। अब आप देखिए, हमारे देश के पास अपना कुछ भी नहीं था। आप सभी को पता हो, पहले हमारा देश मुगलों का गुलाम रहा, उसके बाद ब्रिटिश का गुलाम रहा, लगभग 500 सालों तक हमारा देश गुलाम रहा है, ठीक है। तो अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि भाई जो व्यक्ति इतने सालों तक गुलाम रहा हो, उसके पास अपना कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति है, आप उसको गुलाम गुलाम, पागल 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 कहते रहो ना, तो एक समय ऐसा आता है कि वो सोचने लगता है कि शायद मैं सच में ही पागल हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से भाई हमारे देश के पास कुछ भी नहीं था। अंग्रेज हमारे देश को, जैसे एक इंसान होता है ना, बिल्कुल लाचार, वो इतना लाचार था, इतना विकलांग हो चुका था कि उसके पास खुद खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि ऐसा देश या ऐसा आदमी अपने आप को कहाँ स्टेबल करेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात बता रहे हैं हम आपको ये भी पता है कि पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। तो ये जो दोनों सुपर पावर कंट्री थी ना, ये चाहती थी कि जो देश अभी अभी आज़ाद हुए हैं, बहुत सारे देश नए आज़ाद हुए थे जिनको हम थर्ड वर्ल्ड में काउंट करते हैं ना, तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। तो भाई ये जो दोनों सुपर पावर कंट्री थी उनको अपने होल्ड में लेना चाहती थी, ठीक है, ताकि अपना दायरा वो बहुत बड़ा बना सके। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जिनके नेता बड़े समझदार थे, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री। और इसके लिए देखो बेटा, हम आपको आज एक बात क्लियर बता रहे हैं कि आपको अपनी विदेश नीति के लिए आज भी हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना अच्छा एक पॉलिसी देकर गए, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी रहेंगे ऑलवेज, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ना नाम की बात, तो भाई फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वही थे, और वही हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे, विदेश मंत्री भी वही थे, प्रधानमंत्री भी वही थे, यानी कुल मिलाकर एक हम आपको बात करें, अपने आप में संपूर्ण सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब उनके सामने बात आ जाती है कि भाई अपने देश को कौन से गुट में शामिल करना। दोनों ही सुपर पावर का प्रेशर था उनके ऊपर, ठीक है, दोनों उसको अपनी तरफ खींचना चाह रही थी, ठीक है, इंडिया को, कि भाई वो अमेरिका चाह रहा था कि वो मेरे फेवर में आ जाए, USSR चाह रहा था मेरे फेवर में आ जाए। अब इंडिया ने सोचा कि भाई देखो, अगर मैं किसी एक गुट में शामिल हो जाता हूँ तो जाहिर सी बात है, एक गुट में शामिल होने का मतलब है दूसरे गुट से दुश्मनी मोल लेना। और हमारा जो इंडिया था वो इतना वीक हो चुका था हर चीज़ों से कि भाई उसमें अब इतनी पावर नहीं बची थी कि वो किसी से दुश्मनी मोल ले सकता, ठीक है। उसको तो अपना डेवलपमेंट करना था, उसको तो अपने लिए बहुत कुछ करना था, उसको तो दोनों से सहायता चाहिए थी, ठीक है, दोनों से हेल्प चाहिए थी, दोनों का फुल सपोर्ट चाहिए था, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं था, है ना। अगर एक गुट में शामिल होता तो दूसरा गुट उसकी क्या करता, उसको नज़रअंदाज करता, उससे दुश्मनी रखता। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो विकल्प सोचने लगे। और देखिए बहुत अच्छी बात है, उनको विकल्प कब मिला, 1955 में, ठीक है बेटा। देखिए 1955 में जो इंडोनेशिया है उसके बांडुंग शहर में, ठीक है बेटा, एक सम्मेलन हुआ। ओके, उस सम्मेलन में बहुत सारे नेता आए, जिसमें से 3 मुख्य रूप से थे, हम आपको बता रहे हैं। इंडिया से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, युगोस्लाविया से
जोसेफ ब्राज टिटो, और इजिप्ट के थे गमाल अब्दुल नासिर, तीनों आए। अब इन्होंने सोचा कि भाई हम नाम का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अब इनकी ये बातें दो देश और थे जिनको बहुत अच्छी लगी, इंडोनेशिया को और घाना को। इंडोनेशिया के जो उस समय प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सुकर्णो, और जो घाना के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वामे एन क्रूमा, ठीक है। इन लोगों ने सोच लिया कि भाई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, और हम आपको बता दें बेटा 1961 में 1961 में नाम बनकर तैयार हो गया। इसका पहला समिट हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है, बेलग्रेड शहर में 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, जिसमें बेटा जी हम आपको बता दें 25 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर आज की बात करें तो आज तो लगभग 120 से भी ज़्यादा जो है नाम के मेंबर हैं। देखिए अब एक चीज़ और आती है कि भी नाम आखिर क्या है, ठीक है। नाम क्या है, नाम का जो क्लियर है, देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन क्लियर कर रही हूँ मैं आपको इसका मीनिंग। उसका कहना कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, ठीक है भाई। ना तो हम अमेरिका के गुट की पैरवी करते हैं और ना हम यूएसएसआर के गुट की पैरवी करते हैं। हमारे लिए दोनों गुट एक समान है, हम दोनों गुट को समान इम्पोर्टेंस देते हैं। समझ आ रहा है आपको अच्छे से? ये देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए हमारे इंडिया है, अब हमारे इंडिया को तो इससे भी हेल्प चाहिए, इससे भी हेल्प चाहिए, ना वो इसकी बुराई करता है ना वो इसकी बुराई करता है, ना वो इससे दुश्मनी मोल लेने के पक्ष में है ना वो इससे दुश्मनी मोल लेने के पक्ष में है। समझ आया आप सभी को गुट निरपेक्षता का मीनिंग? वेरी गुड बेटा। और यानी कि आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि गुट निरपेक्षता का मेन मीनिंग था कि किसी भी गुट में शामिल ना होना और किसी भी गुट की बुराई ना करना। वो किसी भी गुट के पक्ष में नहीं था, बस सिर्फ इतना था, ठीक है। अब इसी में से बेटा एक क्वेश्चन और आता है निकल कर कि भाई क्या जो हमारा इंडिया था, ठीक है, वो गुट निरपेक्ष था, यानी वो अलग था, इन दोनों गुटों में शामिल नहीं था। इसका मतलब क्या ये था कि वो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी उससे बिल्कुल न्यूट्रलिटी था, यानी उससे पूरी तरह से तटस्थ था? नहीं। देखिएगा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्या भारत जो है वो तटस्थता की नीति अपनाता था? ऐसा नहीं था। भारत ने कहा कि मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जब भी वर्ल्ड को मेरी आवश्यकता होगी तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन सिर्फ मैंने केवल इतना कहा है कि मैं किसी भी एक गुट की पैरवी नहीं करूंगा। और मैं आपको बता दूं बेटा, गुट निरपेक्षता की नीति के ऊपर, इसी पॉलिसी के ऊपर हमारा जो पूरी विदेश नीति है वो डिपेंड है, ठीक है बेटा। अब ये नाम का वाला टॉपिक तो आपका हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शीत युद्ध के दायरे, यानी अरीना ऑफ कोल्ड वार, ठीक है बेटा। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि कोल्ड वार के समय में वो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो दोनों देशों ने बनाए, ठीक है। सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि 1949 में, ओके बेटा, 1949 में जो अमेरिका यानी पश्चिमी देशों का गुट था, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको सैनिक गठबंधन भी कहते हैं, जिसका नाम था नाटो, NATO, नाटो। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाटो बनाया। और हम आपको बताएं बेटा, ये जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन था ये एक सैनिक गठबंधन था, एक सैनिक संगठन था, जिसमें वेस्ट कंट्रीज के कितने देश शामिल थे? 12 देश, ठीक है। 12 देशों के जो आर्मी थी उन्होंने मिलकर अपनी एक अलग आर्मी बनाई जिसको नाटो के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उनका कहना था कि यदि इन 12 देशों में से किसी भी देश के ऊपर यूएसएसआर के द्वारा अटैक किया जाता है, ठीक है बेटा, तो वो अटैक उन 12 देशों के ऊपर ही माना जाएगा। अब देखिए जब नाटो बन गया तो यूएसएसआर थोड़ा सकते में आ गया, उसको लगा कि अरे भाई ये पश्चिमी देशों ने तो एक संगठन बना लिया, अब मैं क्या करूँगा। अब इसी के जवाब में 1955 में, ओके बेटा, 1955 में जो यूएसएसआर था उसने भी एक सैनिक गठबंधन बनाया जिसका नाम था वारसा पैक्ट। क्या नाम था? वारसा पैक्ट, ओके बेटा। ये एक तरह से हम कहें तो नाटो के जवाब में उन्होंने एक गठबंधन बनाया था। आई थिंक तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर देखिए, फिर जो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन थे उन्होंने भी एक संगठन बनाया, सीटो,
ठीक है, SEATO, ठीक है, साउथ ईस्ट, ठीक है बेटा, एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, सीटो, सेंटो यानी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के कई गठबंधन बनाए गए, ठीक है, शीत युद्ध के समय में। और हम आपको बता दें नॉट ओनली कि गठबंधन बनाए गए, अब उन लोगों ने देखिए एक चाल चली, उन लोगों ने सोचा कि भाई हमने खुद तो क्या बना लिया है, खुद तो हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, लेकिन कोई और देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बना सके, इसके लिए तो हमें ही तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसके लिए बेटा हम आपको बता रहे हैं उन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशन, कई ट्रीटी बनाई, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ LTBT, ठीक है, LTBT की फुल फॉर्म क्या है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि, LTBT बनाई। इसी तरह से एक NPT बनाई, NPT का मतलब है नॉन, ठीक है, प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ओके। इसी तरह से उन्होंने और भी संधियां बनाई, जैसे कि साल्ट, ठीक है, साल्ट, ठीक है, साल्ट ये क्या था बेटा जी, एक ये अपनी तरह से एक वार्ता थी, यानी कि टॉक्स का दौर था, वार्ताओं का दौर चला, इसीलिए इसको साल्ट फर्स्ट और साल्ट सेकंड के नाम से जाना जाता है। सॉल्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड टॉक्स, ठीक है, यानी कि जो परमाणु हथियार हैं उनको लिमिटेड करने के लिए वार्ताओं का एक दौर चला था, ठीक है बेटा। ये पहला फर्स्ट साल्ट बनाया गया था 1969 में, ओके, 1969 में इसका पहला साल्ट फर्स्ट चला था। अब हम आते हैं साल्ट सेकंड के ऊपर। साल्ट सेकंड बनाया गया था बेटा जी 1972 में, ठीक है, साल्ट सेकंड बनाया गया 1972 में, यानी कि वार्ताओं का दूसरा चरण हम कहते हैं चला कि किस प्रकार से हमें लिमिटेशन रोकनी चाहिए। उसी तरह से जिस तरह साल्ट था ऐसे ही एक था स्टार्ट, START, ठीक है, स्टार्ट का मतलब क्या था कि रिडक्शन करना, ठीक है, जैसे साल्ट था सेम उसी तरह से स्टार्ट था, ओके। उसमें भी स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकंड में भी ये न्यूक्लियर वेपन से इनको रोकने की बात करी गई थी, ठीक है। अभी यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटी थी CTBT, ओके, CTBT की फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। देखिए अब ये ट्रीटी बहुत अजीब थी। इस ट्रीटी में क्या कहा गया था कि जिन देशों ने 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन बना लिए केवल वही देश न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, बाकी उसके बाद आने वाले जितने भी देश होंगे वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। क्यों भाई, ये तो गलत बात है ना भाई, तुम्हारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, तुम तो अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम दूसरे को क्यों रोक रहे हो। और इसीलिए यही मेन कारण था कि हमारे इंडिया ने आज तक CTBT के ऊपर साइन नहीं किए, बल्कि इसकी वजह से UNO भी कई बार खफा हो जाता है, अमेरिका भी खफा हो जाता है। हमारे इंडिया ने कहा ठीक है मैं साइन कर दूंगा, ओके, आप CTBT के ऊपर साइन मुझसे करवाना चाहते हैं, इट्स नॉट माइंड, मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। और वो शर्त क्या है कि भाई तुमने ये कह रखा है ना कि 1967 के बाद जिनके न्यूक्लियर वेपन्स बने हैं वो डिस्ट्रॉयड कर दें। तो फिर यदि हम डिस्ट्रॉयड कर देंगे तो सबसे पहले आप अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स क्यों नहीं डिस्ट्रॉयड करते हो, ठीक है भाई, सभी मिलकर सब डिस्ट्रॉयड कर दे तो मैं हाँ CTBT पर साइन करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और इसीलिए मैं आपको बता दूं जब 1974 में, ठीक है, और उसके बाद 1998 में जब हमारे देश ने न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेरिमेंट किया तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा, ठीक है ना, वो ऐसा बुरा लगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं छोटे से लेवल पर कि कोई भी जो अमीर देश होता है ना, पावरफुल देश होता है, वो नहीं चाहता कि दूसरा भी पावरफुल बने, ठीक है। इसीलिए जब हमारे देश ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा बुरा लगा था, उसने हम लोगों से सारे रिलेशन कट कर लिए थे, ठीक है। और नॉट ओनली की रिलेशन कट कर लिए थे बल्कि हमारी जो इंडियन एयरलाइंस थी जो अमेरिका में गई हुई थी उस तक को बैन कर दिया था उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। तो उस समय 1998 की बात बता रहे हैं हम आपको, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो क्या था, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हमने परमाणु
हथियार बनाया, परमाणु परीक्षण किया है। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, देखिए हम परमाणु परीक्षण का जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज़ एक तो अपनी इंडस्ट्रीज़ में करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम उसका घातक तरह से यूज़ भी करते हैं तो वो किसके लिए करेंगे? सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है ना। देखो बेटा, हथियार दो तरह के लोग रखते हैं, आपको पता होगा ना। एक क्या करते हैं? दूसरे पर आक्रमण करने के लिए, और एक क्या किस लिए यूज़ करते हैं उसको? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो इंडिया ने यही स्टेटमेंट दिया है कि मैंने न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं लेकिन अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। और हाँ, मैं इतना वादा जरूर करता हूँ कि मैं पहले किसी भी देश पर खुद अटैक नहीं करूंगा। ओके, आई थिंक बेटा आप लोग सब समझ गए होंगे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट हमारा और रह गया, ठीक है। नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं? NIEO, ठीक है, नियो, ठीक है, NIEO, नियो से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर, यानी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। देखिए बेटा, ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ओके, वर्ल्ड में जब आपको पता होगा, ठीक है, कि भाई सभी देश ग्रो अप कर रहे थे, तो ये सब जो देश थे ये क्या करना चाहते थे? ये सभी दोनों जो सुपर पावर कंट्री थी अपने अंडर में लाना चाहती थी। तो एक तरह से ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें कि सभी देश डेवलपमेंट करें, ठीक है बेटा। हमारे देश ने भी इसको अपनाया, और आपको पता होगा हमारे देश ने कि केवल नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ही नहीं अपनाया, हमारे देश ने 1990 के बाद 1991 से हमारे देश ने ग्लोबलाइजेशन को भी अपनाया है, ठीक है। आई थिंक सो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, धन्यवाद। देखिए बेटा, मैंने अपनी जो ये वीडियो बनाई है बहुत ही ब्रीफली बनाई है, लेकिन हम आपको एक बार और बता रहे हैं। देखिए बेटा, ऐसे आपने वीडियो देख ली तो काम नहीं चलने वाला है ना। एक बार और देखो, मेहनत तो थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी ना। वीडियो देखने के बाद आप एक बार अपना चैप्टर जरूर पढ़ें, ओके, ठीक है बेटा, तभी आप अपनी क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम जरूर आएंगे, सेकंड चैप्टर आपका। तब तक के लिए जय हिंद।